जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले महाकाल महाराज की। हमारे बीच आज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और रिकॉर्ड छिंदवाड़ा के अपने स्वाभिमान का। हमारे बदलते दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि हम आपकी और हमारी एक लड़ाई है। आज तक छिंदवाड़ा के बच्चे को, यहाँ के व्यक्ति को सांसद क्यों नहीं बनने देना, ये बाहरी और अंदरी, हमारा या बाहर का, आज तक जितने सांसद बने बाहर के बने, तो ये हमारी लड़ाई में माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं ने समय दे करके इस बात को सिद्ध किया है कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां नड्डा जी के लिए बजाइए, अभिनंदन करिए और संकल्प करिए। आपके नेतृत्व में पूरे मंच के लिए समय की कमी है। बंटी भाई हमारे प्रतीक हैं, लेकिन बंटी अकेला नहीं है। बंटी के पीछे छिंदवाड़ा का बच्चा बच्चा है जो सब तय कर रहे हैं कि आपकी बार और आपकी बार छिंदवाड़ा पार, आपकी बार ये आपकी मेहनत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश मोदीमय हुआ है, 2014 में 27, 2019 में 28, एकमात्र ये हमारे पे टीका लगा हुआ था। अब की बार वो टीका कमल के टीके में बदल रहा है, ये हम सब संकल्प कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, छिंदवाड़ा के अंदर जो जो आप मांग रहे हो, लगातार विकास के मामले में छिंदवाड़ा के साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश सरकार माननीय नड्डा जी के माध्यम से लगातार वो पूरे कर रही है। आने वाले समय में बड़ा एयरपोर्ट बनाना, बड़े कारखाने खोलना, जो जो छिंदवाड़ा के लिए विकास के लिए जरूरी होगा वो सब हम देंगे। और तो और सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट का एक दरवाजा खोल करके अपने माध्यम से यहाँ पर्यटन की भी बड़ी संभावना खुलेगी, ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिले। और ये कहने वाले क्या कहते हैं, क्या नोट बांट करके जीतना चाहोगे? आप 45 साल से यहाँ क्या कह रहे थे, हम तपस्या कर रहे हैं। अरे 45 साल से आप तपस्या नहीं कर रहे हो, आप समस्या खड़ी कर रहे हो। समस्या, यहाँ के व्यक्ति को सांसद नहीं बनने देना चाहते हो। यहाँ से लेके वहां तक भाजपा ने पूरी ताकत झोंक करके इकट्ठे होकर संदेश दिया है कि अब हमने सबने तय कर लिया है, छिंदवाड़ा में कमल खिल के रहेगा, खिल के रहेगा, खिल के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। हमने मध्य प्रदेश के दो रूप देखे। एक रूप वो भी देखा जिसमें इस इलाके के नेता ने नेतृत्व किया। वो कौन सा समय था? वो समय तब था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा करते थे। यह बीमार राज्य था, और बीमार का मतलब बी फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, यू फॉर यूपी, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू फॉर उत्तर प्रदेश। इसमें से एक राज्य उस समय एम के जो था वो मध्य प्रदेश था। आज मुझे खुशी है कि यही बीमारू राज्य 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब यह अग्रगणी राज्य बन गया, तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य बन गया। और इस राज्य को बनने में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दृष्टि से, विकास की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जब मैं ये बात करता हूं तो देश की भी अगर आप तस्वीर याद करें तो 2014 के पहले की तस्वीर क्या थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। देखो,
जब तक आपको अंधेरे का अंदाजा नहीं हो तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आता। जब तक आपने विनाश को ना देखा हो तो विकास समझ में नहीं आता, और जब तक आपने पूर्णमासी की अंधेरी नहीं देखी हो, अमावस्या की अंधेरी नहीं देखी हो, तो पूर्णमासी का महत्व नहीं समझ में आता। इस बात को भी हमको समझना है। एक तरफ ये बीमारू राज्य था 20 साल पहले, और 2014 के पहले देश क्या था? आतंकवादियों का अटैक, आए दिन आतंकवादियों का अटैक होता था, हर दिन घोटाले हुआ करते थे, और नीतियां एयर कंडीशन कमरों में बना करती थी जिसका धरती से कोई लेना देना नहीं था। विकास के नाम पर सब कुछ रुक चुका था। किसान आत्महत्या करते थे, आज जिसे आप भूल गए वो किसान आत्महत्या करता था, और युवा बेचारा लाचार हालत में हमने देखा है। यह परिस्थिति हमने देखी है, और हमने 10 साल मोदी जी का भी देखा। यह 10 साल विकास का साल रहा है। यह 10 साल सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का देखा। ये 10 साल हमने किसानों को ताकत होते हुए देखा। ये 10 साल हमने महिलाओं का सशक्तिकरण देखा। ये 10 साल हमने गांवों को आगे बढ़ते देखा। ये 10 साल में हमने भारत को अग्रगणी देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ दुनिया में देखा। यह भी हम लोगों ने देखा। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का तौर तरीका, ये सब बदल डाला। 10 साल पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी धर्म के आधार पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी इलाकावाद पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी अगड़ा है कि पिछड़ा है, उत्तर का है कि दक्षिण का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है। भाई को भाई से लड़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने 67 साल 70 साल किया। लेकिन मोदी जी ने राजनीति के ढर्रा बदल दिया, संस्कृति बदल दी, परिभाषा बदल दी, तौर तरीका बदल दिया। अब राजनीति हो रही है तो वो विकासवाद की राजनीति हो रही है, और विकास के साथ आज किसान भी विकास चाहता है। आज युवा को भी उसकी आकांक्षाओं को पंख लगे हैं। आज विकास के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, देश की बदलती तस्वीर में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए अपना धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, और न ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आधार पर, न ही तुष्टीकरण की राजनीति पर, अब अगर राजनीति हो रही है तो विकासवाद की राजनीति हो रही है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है, और दायित्व को निभाने की राजनीति हो रही है। इस तरीके से राजनीति में बदलाव आया। आपने देखा होगा हमारे विपक्षी दल बहुत बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, हताशा में है, निराशा में, नए नए तरीके से समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी सारे इंडी गठबंधन के लोग मिलकर के उन्होंने आवाज उठाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, हम भी साथ हैं, लेकिन उनके जातिगत जनगणना का मकसद और मंसूबा जातियों में बांटने का था। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ज्ञान को लेकर आगे चलते हैं, और ज्ञान का मतलब होता है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता हमारा किसान, और एन फॉर नारी शक्ति। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इनका विकास अगर होगा तो देश का विकास हो जाएगा और देश को हम आगे ले जाएंगे।
और इसीलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिलाएं, इनका सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि हमने सांस्कृतिक विरासत को भी ताकत दी। मोदी जी ने सांस्कृतिक विरासत को भी ध्यान में रखा। हम 1998 से हम चर्चा कर रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लोगों ने पालनपुर का प्रस्ताव स्थापित किया था कि हम राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, और हमारे विरोधी हमको चिढ़ाया करते थे, रामलला हम आएंगे, तिथि कब बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और हमारे 140 करोड़ देशवासियों का प्यार, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। ये भी हमने यहां बैठे लोग और इनसे पहले 4-4 पीढ़ियां खप गई, हम एक नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। धारा 370 को समाप्त करो, ये नारा लगता था भारत के जनसंघ में, ये नारा लगता था 51 में, 52 में। 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। आखिर वो समय आया 2019 को 6 अगस्त को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, इसको हम लोगों ने स्थापित किया। यह भी हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से 40 साल से हमारा फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज उठा रहा था। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रहा। सरकारें आई गई, कई कमलनाथ सरकारों में आए और गए, 1 रैंक 1 पेंशन की बात तक नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और दूसरे साल में ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया और भारत के फौजियों को यह ताकत दी गई। यह भी हम लोगों ने देखा है। मित्रों, आज हम जब बंटी साहू के लिए वोट मांगने आए हैं, तो ये बंटी साहू का वोट और बंटी साहू को एमपी बनाना, ये अकेला बंटी साहू को सांसद बनाना नहीं है, ये देश को मजबूती प्रदान करने का रास्ता प्रशस्त करना है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और जब मैं आपसे ये कहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के पहले भारत एक पिछलग्गू देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत कभी अमेरिका का मुंह देखता था, कभी रशिया का मुंह देखता था। 2014 के पहले भारत अमेरिका के पास जाता था तो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराता था। आज का भारत, 2014 के बाद का मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब किसी के आगे न गिड़गिड़ाता है, न पिछलग्गू है, अब अग्रगणी है और अपनी ताकत पर खड़ा होकर के देश को आगे ले जा रहे हैं मोदी जी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हम 2019 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर। मैं यहां आपसे इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा कि जो विधेयक 30 साल से पारित नहीं हुआ, 30 साल से हमारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा था, वह मोदी जी ने पिछले लोकसभा में 3 दिन में पारित करके नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कर दिया। और जब 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा, अगला चुनाव होगा, तो 33% महिलाएं भी लोकसभा में सांसद के रूप में जाएंगी। और जब 2028 में नवंबर में आपका चुनाव होगा, तो विधानसभा में भी
33% महिलाएं जाएंगी। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक का काम है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो विकास के दृष्टि से नए नए आयाम स्थापित हुए, नए नए काम को आगे बढ़ाया गया। यहाँ के इलाके के विकास के लिए भी, चाहे हाईवेज हो, रोडवेज हो, रेलवेज हो, हर दृष्टि से विकास के काम को कहीं भी छिंदवाड़ा को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उसको भी मुख्य धारा में शामिल करने में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और 220 करोड़ डबल डोज वैक्सीन आपको लगी, साथ में बूस्टर लगा, साथ में 100 देशों को दवाई भी वैक्सीन मैत्री के तहत पहुंचाया गया, और साथ में 48 देशों को मोदी जी ने मुफ्त में दवा दी, मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। ये तरीका रखा। लेकिन मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा आपको इंडिया अलायंस के बारे में। यही नेता थे जो बोलते थे भारत का टीका ठीक नहीं है, इसका ट्रायल ठीक नहीं हुआ है, ये तो मोदी टीका है, इससे जान नहीं बचेगी। कहते थे कि नहीं कहते थे? आपको गुमराह किया था कि नहीं किया था इन लोगों ने? आज जो आपसे वोट मांगने आए हैं, इन सब ने हमारे इंडिया की वैक्सीन के बारे में शंकाएं खड़ी की थी कि नहीं की थी? और कहते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, और बाद में चुपके चुपके जाके खुद लगा लिया मोदी टीका। और मेरे को मिले संसद में, मैंने कहा ट्वीट नहीं किया तूने? वैसे तो तू हर बात की ट्वीट करता है, अब जब टीका लगा तो ट्वीट नहीं किया। मैंने कहा कैसा लगा तेरे को मोदी टीका? ठीक लगा? अब 2019 तारीख को फिर से मोदी टीका लगेगा, यह भी आपने ध्यान रखना, और 400 पार हम करेंगे। इस तरीके का हम मित्रों, एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूं। ये इंडिया अलायंस, मैंने आपके सामने लंबी गाथा विकास की आपके सामने रखी है। बोलिए, मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? महिलाओं को नारी सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? युवाओं को ताकत मिली है कि नहीं मिली है? आप बताइए कि विकास में रेल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? एयरवेज में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? ग्रामीण सड़क बनी है कि नहीं बनी है? हर तरीके से विकास हुआ है कि नहीं हुआ? अब दूसरी ओर इंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये चुनाव लड़ रहे हैं, हताशा में हैं, बौखला गए हैं, हार निश्चित सामने दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये घमंडिया अलायंस, ये इंडिया अलायंस किस बात का अलायंस है? ये दो बातों का अलायंस है, दो बातों। एक अलायंस है कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। और मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा, और बाद में चूरू में भी उसको दोहराया है कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फिर से मुहिम चलाएंगे और उनको जेल भेजेंगे। इस तरीके का बात है। दूसरा, ये सारे घमंडिया अलायंस वाले ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार बचाने में लगे हैं, इनको परिवार से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आप बताइए, कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने अबरस का घोटाला किया था कि नहीं किया था? देखो, आप बताइए, इन्होंने 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G घोटाला किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस ने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आकाश छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना पाताल छोड़ा।
चारों लोक में, तीनों लोक में इन्होंने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया। आप बताइए, मुलायम सिंह ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? फूड ग्रेन का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव ने चारा घोटाला किया है कि नहीं किया है? वो मवेशियों का चारा खा गया, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के स्टालिन के सरकार ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उनके पास 1,34,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने टीचर के भर्ती के घोटाले में घोटाला किया कि नहीं किया? भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? और उन्होंने गाय के तस्करी में घोटाला किया कि नहीं किया? और उन्होंने रोजगारी घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, जेएमएम ने जमीन का घोटाला किया कि नहीं किया? मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर घोटाला किया कि नहीं किया? और आप बताइए, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज है कि नहीं है? अब आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, लालू प्रसाद यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताइए, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये एसपी लीडर आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये हमारे टीएमसी के साथ साथ ये डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ये सारे नेता, बोलिए, ऐसे गठबंधन को आगे बढ़ने देना है क्या? आगे बढ़ने देना है क्या? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला की परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, अखिलेश और डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, शरद पवार और सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, कमलनाथ और बेटा परिवार की पार्टी है कि नहीं? बताइए, परिवार की पार्टी है कि नहीं? ये सब परिवार, बाकी सबकी छुट्टी, फुल स्टॉप, बाकी सब ताली बजाओ। एक तरफ साधारण परिवार से निकला हुआ, जिसके पिता कभी पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानते थे, वो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनता है। यह देखिए, आज हमारे कैलाश विजयवर्गीय एक साधारण परिवार से आकर के वो मंत्री बनते हैं। जहां जितने भी आपको प्रथम पंक्ति में बैठे मिल रहे हैं, इनके कोई भी दादा परदादा, कोई भी परिवार पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं था। ये सब आपकी ताकत, आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपके प्यार के कारण यहां पहुंचे हैं। बोलो, ऐसी परिवार की पार्टियों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? और छिंदवाड़ा में भी बैठाना है कि नहीं बैठाना है? छिंदवाड़ा में बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? बंटी साहू को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? मित्रों, आपसे मैं यही निवेदन करने आया हूं
बदल गया है जमाना, बदल डालो छिंदवाड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा जिले में कि भैया लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। हाँ जी, दोनों बहुओं को मिल रहा है और मेरे को पेंशन मिल रही है। कौन दिलवा रहा है? तो बोले मोदी जी दिलवा रहे हैं। क्या करना है? तो बोले आगे फिर मोदी जी को लाना है। हृदय परिवर्तन तो वहीं से हुआ। ना मुझे पद चाहिए था और ना मेरा कोई नंबर का काम है। मैं जैसा आप किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हृदय परिवर्तन होने के बाद आज मैं भारतीय जनता पार्टी में आके सुकून महसूस कर रहा हूँ। मोदी जी को तीसरी बार फिर से तीसरी बटन दबा करके उनको फिर से लाना है और मोदी को विश्व गुरु बनाना है भारत को। तो निश्चित तौर पे आप सब क्या योगदान लगेगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी से भी आग्रह है, वे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे अभी अभी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधानसभा के पूर्व स्पीकर माननीय श्री दीपक सक्सेना जी से आग्रह है, वे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री शेषराव यादव जी से आग्रह है, वे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। पांडुपुर जिले के अध्यक्ष श्रीमती वैशाली महाले जी से आग्रह है, वे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हो रहा है। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बोलिए भारत